रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, चैप्टर नंबर 6 ऑफ एलिपन कोड, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पढ़ेंगे, फिर उससे कैसे एटीपी की प्रोडक्शन होती है, फास्फोराइलेशन भी पढ़ेंगे, फिर उसके इनहिबिटर भी पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट इस चैप्टर के जो 3 मेन एमसीक्यूज है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना, वो हमारे पास हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट इसके मौजूद होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसके में मौजूद होते हैं वो होते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा हमारे पास कम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, और चौथा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। ये 4 हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स मौजूद है। पांचवा बाज बुक जो है वो कहती हैं कि जो ATP सिंथेज होते हैं वो 5वां कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का चेन का फर्स्ट कम्प्लेक्स है ना, उसकी बात करते हैं। अच्छा, NADH जो होता है ना, अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बुनियादी मकसद क्या है कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को पंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके, और उससे ATP बनाते हैं। कैसे होता है, अगर ये जो रेड लाइन्स के अंदर एरिया मौजूद है, ये आप फर्ज कर लो कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये ऊपर वाली जो है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, और ये साइटोप्लाज्मिक ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। आज ये सारी चीज़ें कम्प्लेक्स जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स 1 जो होता है ना, वो हमारे पास होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं कहाँ से, NADH आपने पढ़ा होगा TC साइकिल में बनता है, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और NADH में वो कन्वर्ट हो जाता है खुद, और इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है ना FMN के पास आता है, ठीक है। FMN के पास इलेक्ट्रॉन आता है। इसके जो NADH है ना डिहाइड्रोजिनेज, इसके 2 कंपोनेंट FMN और FES, ठीक है। तो सबसे पहले FMN के पास इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद FES के पास चला जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं कोएंजाइम Q के पास। किसके पास, कोएंजाइम Q के पास। फिर क्या होता है, कोएंजाइम Q के पास चला जाता है। फिर हम बात करते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स 2 है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को देते हैं, लेकिन वो लेता कैसे है, स्टार्ट करते हैं FADH से। FADH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है FAD में, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज लेता है। अगर आप याद करें ना उसमें TC साइकिल में, तो वहाँ पे हमने सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाया था, ठीक है। तो वहाँ पे एंजाइम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो वो FADH2 बनाता है। तो आपको समझ आ रही है कि किस तरह ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। तो FADH2 जो है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ने और FAD को दे दिया, FAD ने फिर FES को दे दिया, यहाँ पे भी FES को दे दिया, ठीक है। और ये दोनों चले जाएंगे कोएंजाइम Q के पास। ये इसके भी इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 1 के भी है, कम्प्लेक्स 2 दोनों के कोएंजाइम Q के पास चले जाते हैं, जिसे यूबिक्यूटिन भी कहते हैं कम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कोएंजाइम Q जो है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन को देते थे कम्प्लेक्स 3 को। अब कम्प्लेक्स 3 जो है ना, उसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कम्प्लेक्स C है ना, ये साइटोक्रोम C कम्प्लेक्स जो 3 है, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये देते थे साइटोक्रोम C को, और साइटोक्रोम C जो होता है वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, ठीक है। तो ये चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं साइटोक्रोम C को, तो हम कहते हैं साइटोक्रोम C की ये क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे, इसलिए इसे कहते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ठीक है। और फिर साइटोक्रोम C जो अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को देते हैं। क्यों इसको ऑक्सीडेज कहते हैं साइटोक्रोम C, क्योंकि ये साइटोक्रोम C से अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो चूंकि ये साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये साइटोक्रोम C रिडक्टेज है, ठीक है। अब इसके भी 2 कंपोनेंट आपने याद रखने हैं, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, इसलिए हम इसको साइटोक्रोम B C1 कम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन अपने साइटोक्रोम C को दे दिया, ठीक है। और साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारे पास साइटोक्रोम से जो है ना A के पास, और साइटोक्रोम A3 के पास आएगा, इसलिए हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को साइटोक्रोम A+A3 कम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है। NADH के पास आया, उसने 2 कंपोनेंट से मूव करके कोएंजाइम Q को दिया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ने भी 2 कंपोनेंट से मूव करने के बाद इसको दिया, और फिर साइटोक्रोम C के पास एवेंचुअली चला जाता है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम C रिडक्टेज, क्योंकि इसकी रिडक्शन कराती है, इसलिए इसका नाम रिडक्टेज है। फिर साइटोक्रोम C ने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को दिया, क्योंकि ये साइटोक्रोम C की ऑक्सीडेशन कराता है, ये वाला कम्प्लेक्स इसकी ऑक्सीडेशन कराता है, साइटो C ऑक्सीडेज है, ठीक है। फिर साइटोक्रोम C जो ऑक्सीडेज है वो इलेक्ट्रॉन अपना देते थे वाटर को, वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन को साथ मिला के इसने वाटर बना दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारी होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना वो फास्फोराइलेशन करती है, मतलब ATP की जो है ना सिंथेसिस कैसे करती है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन NADH
डिहाइड्रोजिनेज से मूव करता है कोएंजाइम क्यू के पास। तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, वहाँ से हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ आ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मूव को इस्तेमाल करके आयन चैनल खुलते हैं, और ये पंप खुलता है, और हाइड्रोजन आयन जो पंप है ना, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके 4 हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इनर। ठीक है, फिर क्या होता है दूसरी दफ़ा, फिर दूसरे पॉइंट पे जब साइटोक्रोम सी रिडक्शन करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सी को देता है, तो यहाँ पे कम्प्लेक्स जो 3 है, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके 4 जो हाइड्रोजन है ना, वो यहाँ से मूव कर जाते हैं फिर दोबारा। फिर जो लास्ट 2 हाइड्रोजन होते हैं ना, वो मूव करते हैं कम्प्लेक्स 4 में। कैसे? जब कम्प्लेक्स 4 के में ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन मूव कर रहे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4 और 4 8, और 2 हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास 10 टोटल हाइड्रोजन आयन मूव कर गए। अब क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयन मूव कर जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो वहाँ पे देखो सारे हाइड्रोजन पंप से मूव करके उधर जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में हाइड्रोजन आयन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जब इकट्ठे हो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दोबारा वापस आ जाएं। तो ये जो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जो हो जाएंगे, ये वापस आएंगे, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडियंट से वापस आएंगे। जब वो वापस आते हैं ना जिस रास्ते से, तो वहाँ पे एटीपी सिंथेस पंप होता है, तो वो इस ग्रेडियंट की एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी की सिंथेसिस कराता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है कैसे ग्रेडियंट को यूज़ करके एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब 4 हाइड्रोजन जाते हैं ना, तो हर 4 हाइड्रोजन जब वापस आते हैं तो उससे एक एटीपी बनता है। देखो 4 हाइड्रोजन गए वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ग्रेडियंट से जब वापस आएंगे तो एक एटीपी बनेगा, फिर मजीद 4 से 1 बनेगा, फिर मजीद 2 से आधे एटीपी बनेगा। तो टोटल हमारे अगर हम NADH को यूज़ करें ना, तो हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं? हमारे पास 2.5, 4 से 1 और 2 जाते हैं जो ये वाले, तो उससे हमारे पास आधा बन गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने एटीपी हो गए? शाबाश, हमारे पास 2.5 एटीपी हो गया। ये तो हमने NADH को जब यूज़ किया। जब हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को यूज़ करेंगे ना, तो उसमें हमारे पास 2 एटीपी बनते हैं, क्योंकि वहाँ ये हमारे पास होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4 की जगह 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाँ, अब इसकी बात करें इनहिबिटर के, 3 इसमें मेन इनहिबिटर होते हैं, एमाइल रेटिनोन, एंटीमाइसिन ए, और ये साइनाइड का कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S। ठीक है, और सोडियम अजाइड, ये नाइट्रोजन अजाइड। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना 3 तरह के होते हैं इनहिबिटर। फर्स्ट जो इनहिबिटर है, तो ये मैंने 1 लिखा होता है। ये क्या करते हैं, ये NADH डिहाइड्रोजिनेज से कोएंजाइम क्यू में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था ना, यहाँ इसको ब्लॉक कर देते हैं, ये ट्रांसफर नहीं होने देते यहाँ पे। दूसरे इनहिबिटर क्या करते हैं, दूसरा ये कम्प्लेक्स जो साइटोक्रोम सी रिडक्टेज है, यहाँ से साइटोक्रोम सी में नहीं जाने देंगे। और तीसरा जो है ना, वो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज से वाटर की तरफ नहीं आने देंगे, ये यहाँ पे तीसरे होंगे। ठीक है, तो ये जो इनहिबिटर होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ब्लॉक कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एनर्जी ATP नहीं बनती। जब ATP नहीं बनेंगे तो बॉडी की कोई भी फंक्शन सही नहीं होगा, ख़ास तौर पे रिस्पिरेशन नहीं होगी, क्योंकि जब लंग्स जो है ना वो अपनी हरकत करते हैं, वहाँ पे मोशन करते हैं, तो उसके लिए ATP की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उनके मसल को ATP की ज़रूरत होती थी। वहाँ पे क्या हो जाता है, उसमें हमारे पास इसीलिए सोडियम कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि ATP, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे लास्ट स्टेप को ब्लॉक कर देती है, तो ATP हमारे पास सिंथेसिस नहीं होती, और उसकी वजह से डेथ हो जाती है, क्योंकि रिस्पिरेटरी मसल को ATP चाहिए, और लेकिन ATP तो बन ही नहीं रहा। तो इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे और कौन सी कैसे डेथ होती है, और वो कौन से कम्प्लेक्स को वो बंद करता है। तो आपने ये लिखना है कि वो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज से वाटर की तरफ जब आयन मूव करते तो उसको ब्लॉक करते, ATP नहीं होंगी, तो रिस्पिरेटरी मसल काम नहीं करेंगे, तो इससे डेथ हो जाएगी। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।